वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना। सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी है हम लोगों ने। फ्रेंडरिच का फेमस एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी है हम लोगों ने। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे और पढ़ेंगे कैटालिसिस। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कैटालिसिस। अब वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एकेडमिक का एग्ज़ाम हो, नीट हो, आईटी जेई हो, एम्स का हो, बीएससी एमएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर स्वयं बीएससी एमएससी का कुछ कोर्सेज जो इन बिटवीन पढ़ते हैं उनमें भी ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ अदर एग्जामिनेशन भी होते हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर हिट करें और वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटालिसिस, व्हाट इज़ कैटालिसिस, क्या होती है, आज सब जानेंगे हम लोग इसके बारे में। So the substances which alter the rate of chemical reactions and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as the catalyst and the phenomena is known as the catalysis। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शंस को के रेट को अल्टर करते हैं। ठीक है, अल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के रेट को अल्टर करते हैं, बट खुद उस केमिकल चेंजेस के दौरान क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, चाहे वो केमिकली हो चाहे वो क्वांटिटेटिवली हो। जितना अमाउंट हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही आफ्टर द रिएक्शन बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह का जो भी सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। और ये जो प्रोसेस होता है, जो फेनोमेना होता है जिसके अंतर्गत ये कैटालिसिस मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस होती है, उस होल प्रोसेस को बोलते हैं कैटालाइसिस। ओके, इसी में एक टर्म आते हैं प्रमोटर एंड पॉइजन्स। ये दोनों क्या होते हैं, कैटलिस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। सो प्रमोटर्स आर द सब्सटेंसेज दैट इन्हांसेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट while poisons decreases the activity of a catalyst. For example, in Haber's process of manufacture of ammonia, molybdenum act as a promoter for iron which is used as a catalyst. प्रमोटर क्या होते हैं, जो रिएक्शन रेट को इन्हांस करते हैं, दैट इन्हांसेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। उस रिएक्शन रेट को इन्हांस करने का अल्टीमेट रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो प्रमोटर्स होते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि पॉइजन्स जो होते हैं उस कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको डिक्रीज़ करते हैं। आई बात समझ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैबर्स प्रोसेस बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसके द्वारा अमोनिया का मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसमें क्या होता है, आयरन को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और इस आयरन को मोलिब्डेनम अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रमोट करता है। मतलब इन आयरन को अगर मोलिब्डेनम के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आयरन की एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और बहुत अच्छे से इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग द मोलिब्डेनम अलोंग विद द आयरन इन अ हैबर्स प्रोसेस। आई बात समझ में। अब इस कैटालिसिस टर्म को या कैटलिस्ट टर्म को बात कर लिया तो बर्जीलियस ने सबसे पहले सजेस्ट किया था 1835 में। ठीक है, तो कैटालिसिस की बात करते हैं तो उसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से ग्रुप है, जो कि होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम अपना होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होते हैं। व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, दैट इज़ द सेम फिजिकल स्टेट, दैट मीन्स लिक्विड और गैस, प्रोसेस इज सेड टू बी द होमोजीनियस कैटालिसिस। ऐसा कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का जो फेज़ होता है वो सेम हो। अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है तो हमारा कैटालिस्ट भी लिक्विड में हो, रिएक्टेंट गैस में हो तो हमारा कैटालिस्ट भी गैस में हो। तो इस तरह का जो सेम फेज़ का कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का रिलेशनशिप होता है, इसी को ही हम बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, द फॉलोइंग आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज अ कैटालिस्ट इन द लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं
बाय यूजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, और वहाँ पे एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब फेज़ की बात करते हैं तो दोनों ही कैटलिस्ट, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर ऑक्सीजन गैस हो, तो दोनों गैस के फॉर्म में है। और कैटलिस्ट मतलब कहने का ये है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही गैस फेज में है। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज सेड टू बी द होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेथाइल एसीटेट इन इज कैटलाइज्ड बाय H+ आयन फर्निश्ड बाय HCl। ठीक है, मिथाइल फॉर्मेट का हम बात करते हैं यहाँ पे, तो CH3COOCH3 मिथाइल एसीटेट की बात करते हैं। ये भी लिक्विड फेज़ में है, वाटर हमारा लिक्विड फेज़ में है, और हम यहाँ पे HCl के द्वारा इसको कैटलाइज कर रहे हैं इस रिएक्शन को, जो कि देता है हमको H+ आयन, जो कि ओवरऑल रिएक्शन में यूज़ होता है। तो वहाँ पे HCl भी लिक्विड फेज़ में है। तो दोनों रिएक्टेंट और हमारा जो कैटलिस्ट है, इन तीनों का फेज़ क्या है? सेम है। इसलिए ये कैसा एग्जाम्पल है? होमोजीनियस कैटालिसिस की। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कैटलाइज्ड बाय H+ आयंस फर्निश्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा शुगर है, मीन सुक्रोज C12H22O11 एक्वस फॉर्म में है। वाटर हमारा लिक्विड है, एक्वस फॉर्म में ही होगा, और H2SO4 भी हमारा क्या है? लिक्विड में है। तो तीनों किस में होगा? लिक्विड में। ओवरऑल देखा जाए तो रिएक्टेंट प्लस हमारा कैटलिस्ट किस में है? लिक्विड फेज में, मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस। बोथ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। और हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है यहाँ पे? ग्लूकोज फ्रुक्टोज। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज इज नोन एज द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, होमोजीनियस में क्या था? दोनों का फेज सेम था। हेट्रोजीनियस में दोनों का फेज डिफरेंट होगा। अगर एक गैस में है, दूसरा लिक्विड में, एक लिक्विड दूसरा गैस, तो इस तरह से क्या होगा? सॉलिड भी हो सकता है। यहाँ पे केवल गैस और लिक्विड की बात नहीं है, सॉलिड भी हो सकता है। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज सेम नहीं होना चाहिए, फेज अलग होगा तब जाके वहाँ पे कैसा होगा? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आई बात समझ में? अब कुछ एग्जाम्पल जो आगे आने वाले स्लाइड्स में है वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हम पहले देख चुके हैं, और प्लेटिनम हमारा क्या है? यहाँ पे सॉलिड है। अब गैस और सॉलिड दोनों क्या है? डिफरेंट फेज में है, सेम फेज में नहीं है। और हमको मिल क्या रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज सेड टू बी heterogeneous catalyzed reaction or heterogeneous catalysis. Combination between the dinitrogen and dihydrogen to form the ammonia in the presence of finely divided iron in Haber's process is also an example of the heterogeneous catalysis. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ आयरन इज़ इन द सॉलिड फेज। इट मीन्स the phase of the reactant and catalyst is different। ठीक है, तब यहाँ पे ये कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? फॉर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल होने वाला है वो क्या है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल एज अ कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल हमारा लिक्विड होता है, हाइड्रोजन हमारा गैस है, और निकिल हमारा सॉलिड है। तीनों का फेज़ अलग है और मिलता हमको वेजिटेबल घी है। फेमस एग्जांपल है, याद रखने वाली बात है। और तीनों का ही फेज़ अलग है। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है वो क्या बोलते हैं? द थ्योरी एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है। आइए देखते हैं। सो इसमें पहला पॉइंट है, द ओल्ड थ्योरी नोन एज द एडजॉर्प्शन थ्योरी फॉर द कैटालिसिस was that the reactants in the gaseous state or in the solution are adsorbed on the surface of the solid catalyst।
पुरानी थ्योरी जो एडजॉर्प्शन थ्योरी कह रही है कैटलिसिस की, वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो और इन द सॉल्यूशन स्टेट में हो, वो एक सॉलिड सरफेस जो कि कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ में? क्या बोल रहे हैं, सरफेस एरिया जैसे कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट का ऑन द सरफेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन की रेट बढ़ेगी। एडजॉर्प्शन बीइंग एन exothermic process, the heat of adsorption is utilized in enhancing the rate of reaction. एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यह हम पहले लेक्चर में जान चुके हैं। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो रिएक्शन के रेट को इन्हांस करने में यूज़ होता है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज यूटिलाइज्ड इन इन्हांसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। Fourth point, the modern adsorption theory is the combination of intermediate compound formation theory and the old adsorption theory. ये जो adsorption theory किया गया ये प्लस intermediate compound formation theory, इन दोनों को मिला के बनता है modern adsorption theory for the catalysis। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ही हमारी मॉडर्न थ्योरी बनती। अब वो क्या बोलते हैं, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 5 स्टेप्स। मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग 5 स्टेप हैं कैटलिसिस की, वो क्या है आइए देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स द 5 स्टेप्स, दैट मीन्स पहला स्टेप हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब क्या हो रहा है, कैटलिस्ट का डिफ्यूज़न, कैटलिस्ट के सरफेस पे हम उसका डिफ्यूज़न कर रहे हैं, किसका, रिएक्टेंट्स का, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे हम रिएक्टेंट्स का एडजॉर्प्शन भी करा रहे हैं। पहला डिफ्यूज़न होगा, उसके बाद जो स्टेप आता है वो एडजॉर्प्शन का होता है। नेक्स्ट हमारा है ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन द कैटलिस्ट सरफेस एंड द रिएक्टेंट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन के द्वारा। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डीजॉर्प्शन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स। अब रिएक्शन हुआ, वहाँ पे इंटरमीडिएट बना, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट का डीजॉर्प्शन होगा किससे, कैटलिस्ट के सरफेस से, फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, एंड देयर बाय मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर द मोर रिएक्शन टू ऑकर। जब ये डीजॉर्प्शन होगा, अब ये सरफेस फ्री है फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, फॉर द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। आई बात समझ में, इस तरह से हो रहा है। एक डायग्रामेटिक व्यू है यहाँ पे, आइए देखते हैं इसको। ये हमारा कैटलिस्ट है और ये हमारा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है। ये उसके ऊपर एडजॉर्ब होगा, ए और ए दो अलग साइड पे मिल गए, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, इंटरमीडिएट बना, इसका डीजॉर्प्शन हुआ तो ए बी बाहर निकल गया और हमारा कैटलिस्ट फ्री हो गया फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो इसीलिए बोल रहे हैं पहले क्या होगा, डिफ्यूज़न होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, उसके बाद सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पहले डिफ्यूज़न होता है, उसके बाद एडजॉर्प्शन होता है, उसके बाद डीजॉर्प्शन होगा। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक व्यू है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 5वां पॉइंट जो कि बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स away from the surface of catalyst. The surface of the catalyst, unlike the inner part of the bulk, has free valencies which provide the seat for the chemical forces of attraction. When a gas come in contact with such a surface, its molecules are held up there due to loose chemical combination. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट जो बन गया है अब वो डिफ्यूज़ करता है उस सरफेस से अवे, दूर जाने के लिए। और सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट जो होता है वो बल्क में जो
कैटलिस्ट है उससे बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि सरफेस पे जो होता है इसकी बैलेंसी फ्री है, विच प्रोवाइड द सीट, वो एक सीट प्रोवाइड करता है केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे रिएक्शन हो सकता है और उनके बीच में कॉम्बिनेशन जो होता है लूज केमिकल बाइंडिंग होती है, ताकि वो जब भी ज़रूरत पड़े वहाँ से उसको हम हटा सकें। तो ये 5 स्टेप जो इन्वॉल्व होती हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन केमिकल थ्योरी जो होती है मॉडर्न, जो कि रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए और कैटालिसिस के लिए, तो ये 5 स्टेप है जो मॉडर्न है। Okay, this theory explains why the catalyst remains unchanged in the mass and chemical composition at the end of the reaction and is effective even in small quantities. It, however, does not explain the action of catalytic promoters and catalytic poisons. ये थ्योरी ये तो एक्सप्लेन करता है कि क्यों केमिकल कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में उसका मास हो चाहे वो केमिकली खुद अनचेंज होता है। इवन ये बहुत ही कम अमाउंट में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाता कि इसमें प्रमोटर और पॉइजन्स का क्या रोल है, कैसे वो रिएक्शंस को इन्हांस करता है और कैसे वो उसको रिटार्ड करता है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, कि वो 2 ऐसा पॉइंट है इसमें कि एक्टिविटी हमारा पहला है, दूसरा है सेलेक्टिविटी। लेट्स सी व्हाट इज इट। The activity of a catalyst depend upon the strength of the chemisorption to a large extent. The reactant must get adsorbed reasonably strongly on the catalyst to become active. एक्टिविटी क्या बोल रहे हैं? कैटलिस्ट डिपेंड करता है केमिजॉर्प्शन पे, स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो केमिजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए कि वो कितना अच्छे से रिएक्टेंट के साथ बाइंड कर सकता है ताकि वो एक्टिव हो सके। हाउएवर दे मस्ट नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड सो स्ट्रांगली, और वो इतना भी स्ट्रांग नहीं होता कि उसको हम इमोबिलाइज ना कर सकें स्ट्रांगली, दैट दे आर इमोबिलाइज्ड एंड अदर रिएक्टेंट आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन द कैटलिस्ट सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बट इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि उसको हम वहाँ से रिमूव भी ना कर सकें, कि नेक्स्ट रिएक्शन ही ना हो पाए, नेक्स्ट कैटालिसिस भी ना हो पाए। तो ये इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा सरफेस होना चाहिए कैटलिस्ट का कि वो स्ट्रांगली बाइंड करे, लेकिन वो आसानी से उस बाइंडिंग को लूज भी कर सके, ब्रेक भी कर सके। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन द कैटालिटिक एक्टिविटी बीइंग शोन बाय द ग्रुप्स 5 to 11 metal with maximum activity being shown by group 7 to 9 elements of the periodic table. हाइड्रोजनेशन जब हम कराते हैं मेटल्स का तो कैटालिटिक एक्टिविटी देखी गई है कि मेटल्स का ग्रुप जो होता है 5 से 11 के बीच में जो उनका मेटल की एक्टिविटी देखी गई है, लेकिन 7 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है जो कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स प्रेजेंट है। अब दूसरा जो हमारा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सिलेक्टिविटी। What is the selectivity? The selectivity of a catalyst is its ability to direct a reaction to yield a particular product. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो होता है पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, न कि सबको जरूरी नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट हर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, हर रिएक्शन को इन्हेंस करे। नहीं, ऐसा हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि इसमें काम करे दूसरे में भी काम करे, लेकिन सब में काम करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए होती है और वो उसको अच्छे से परफॉर्म करती है, दैट्स इट। ये नहीं कि एक रिएक्शन कराया दूसरा तीसरा चौथा जितना भी रिएक्शन लैब में करा रहे हैं सब में एक ही तरह का कैटलिस्ट हम यूज़ करें और वो फॉलो भी करें उस रिएक्शन को, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए तो सेलेक्टिविटी है। सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट इज़ इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज़ करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग विद द हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेट्स सी, पहले में कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल वी विल गेट मीथेन। ठीक, अब वही रिएक्शन को जब हम कॉपर जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है हमको मिथेनॉल, और वहीं पे हम जब कॉपर यूज़ करते हैं तो हमको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। तो
आप देख सकते हैं रिएक्टेंट तो सेम है बट कैटलिस्ट डिफरेंट है, डिफरेंट कैटलिस्ट दैट मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट वी विल गेट. That's why the catalyst is selective in nature. Thus, it can be inferred that the action of a catalyst is highly selective in nature. That is, a given substance can act as a catalyst only in a particular reaction and not for all reaction. इसका मतलब ये होता है कि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, एक कैटलिस्ट के लिए बहुत ख़राब हो सकता है, मिडिल ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन वो एक ही रिएक्शन के लिए बहुत अच्छी हो सकती है. दैट मीन्स कैटलिस्ट इज़ हाईली सेलेक्टिव इन नेचर. एक रिएक्शन एक दिए हुए सब्सटेंस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, सभी रिएक्शंस के लिए नहीं. ठीक. नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट. जियोलाइट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट. द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. ऐसा कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करता है पोर स्ट्रक्चर पे, कैटलिस्ट का पोर स्ट्रक्चर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, उस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस. ठीक. जियोलाइट आर द गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ दियर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. जियोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनी कॉम्ब जैसा होता है. ठीक. और इसी वजह से ये गुड शेप में होता है, गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी होता है. दे आर माइक्रोपोरस aluminum silicate with 3-dimensional network of silicates in which some silicon atom are replaced by aluminum atom given the ALOSI framework. ठीक है. ये कैसे होते हैं, माइक्रोपोरस होते हैं और एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसा नेटवर्क होता है इसका, जहाँ पे सिलिका को रिप्लेस करता है एल्यूमिनियम, फ्रेम स्ट्रक्चर बन जाता है ALOSI का. ठीक. The reaction taking place in zeolite depends upon the size and shape of the reactant and product molecules as well as upon the pore and activity of the zeolite. ठीक है. सॉरी. रिएक्शन क्या होता है, जियोलाइट डिपेंड करता है किस पे, शेप और साइज पे, रिएक्टेंट के शेप और साइज और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के ऊपर भी, एज अपॉन द पोर्स एंड कैविटीज़ ऑफ द जियोलाइट. जैसा कि उसके जियोलाइट के ऊपर पोर होता है और उसकी कैविटी कितनी बड़ी है उसके ऊपर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जियोलाइट एक शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के तौर पे देखा जाता है. आई बात समझ में. जियोलाइट आर बीइंग यूज्ड वेरी वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन. जियोलाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का क्रैकिंग नंबर, ऑक्टेन नंबर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज ZSM5. इट कन्वर्ट्स द अल्कोहल डायरेक्टली इनटू द गैसोलिन दैट मीन्स पेट्रोल, जो कि हम हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चलाने में यूज़ करते हैं, by dehydrating them to give a mixture of hydrocarbons. जियोलाइट जो ZSM5 है इसलिए इम्पॉर्टेंट है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्योंकि अल्कोहल को ये डायरेक्टली गैसोलिन में कन्वर्ट करता है, और गैसोलिन एयर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा एयर फ्यूल होता है जो कि हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे कैटालिसिस का बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है ये. तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए. जो भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर आप क्वेश्चन आंसर को डिस्कस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिए और बहुत मज़ा आएगा करने में. और वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तब तक के लिए थैंक यू. और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहां से आप इसका PDF नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ. इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. हैव अ नाइस डे.